हेलो एवरीवन। मेरा नाम सूरज आनंद है और यूपीएससी अखाड़ा में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हमारा जो एंशियंट की जो क्लास है उसकी आज मैं शुरुआत करने जा रहा हूं। और दोस्तों, मैं एक प्रॉमिस के साथ हमेशा कोई भी क्लास स्टार्ट करवाता हूं कि जब हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट को मैं आप लोगों का फेवरेट ना बना दूं तब तक यहाँ से छोड़ करके नहीं जाता हूं दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनको ध्यान रखते जाइएगा। और चलिए हम कहानी की शुरुआत करते हैं। एंशियंट की चीज़ें या फिर कहने का मतलब क्या है दोस्तों, पूरी हिस्ट्री की चीज़ें मैं कहानी के फॉर्म में बताता हूँ। ना कोई पीपीटी, ना कुछ बैकग्राउंड में चीज़ें, सिर्फ और सिर्फ हाथों से लिख करके एक तरह से चीज़ें आप लोगों को नोट्स भी बताता हूँ दोस्तों। इससे फ़ायदा क्या होता है कि अगर चीज़ों की शुरुआत की जाए तो अगर पीपीटी अगर मैं बताऊं तो दोस्तों, बैठे बैठे टिक लगाते लगाते आप लोगों का मे भी हो सकता है ऊपर नीचे का रह जाए, मगर मैं खुद से लिख रहा हूं तो एक तरह से रनिंग नोट्स भी आपके बनते जा रहे हैं। और वो जो नोट्स को आप बार बार जब तक देखते जाइएगा तब तक आपको ही चीज़ें याद रहते जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, चीज़ों की शुरुआत कराते हैं। बहुत लोग डरते हैं एंशियंट से, इवन हिस्ट्री से, कि यार ये क्या सब्जेक्ट है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत कुछ है, इतना बड़ा सिलेबस, कैसे सारी चीज़ें होंगी। तो आपका जो चेहरा है दोस्तों वो ऐसा बन जाता है। इसी को इस तरह से मैं बनाने आप सभी के साथ यूपीएससी अखाड़ा में आया हूँ दोस्तों। और हमारा एक ही पर्पस होता है, चीज़ों को रेलिवेंसी दिखाना, रेलिवेंट रखना, क्वालिटी की बातें करना, और जितनी सिंप्लीफाई हो सके हम उसको चीज़ों को रखते हैं दोस्तों। तो चलिए चीज़ों की शुरुआत करते हैं। एंशियंट के बारे में अगर मैं बातें करूं दोस्तों तो ये एक टाइमलाइन है, इसी में सारा ही हिस्ट्री हमारा समाया हुआ है। नंबर लाइन आप लोगों ने सुना होगा कि जो यहाँ पर पॉजिटिव है, जो यहाँ पर नेगेटिव है, एक यहाँ पर ज़ीरो है। क्लियर है दोस्तों? तो ये नंबर लाइन भी सेम वही काम करता है। अब किस तरह से, ज़रा ध्यान देते हैं दोस्तों। ज़ीरो के पहले के टाइम फ्रेम को और ज़ीरो के टाइम फ्रेम के बाद को यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव नाम दिया गया। हम लोग अपने इतिहास में इसी चीज़ को कुछ इस तरह से बीसी लिखते हैं, कुछ इस तरह से हम लोग एडी लिखते हैं दोस्तों। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ ही इसको कॉमन एरा भी कहते हैं, इसको बिफोर कॉमन एरा भी कहते हैं। डेट्स को लेकर के कोई टेंशन वाली बात नहीं होनी चाहिए दोस्तों। थोड़ा सा और आगे बढ़े, अब आप लोगों से सवाल आता है और इवन छोटे छोटे पेपर्स में आता भी है कि हमारे सामने 352 बीसी है और 350 एडी है, कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा। तो लोग, अभी तो नंबर सेम है, नंबर बड़ा है, तो वो देख करके कह देते होंगे कि हाँ ये बाद में आएगा। लेकिन देखिए, याद रखिएगा, ज़ीरो से पहले किस तरह से यहाँ पर -1, -2, -3 होता था, उसी प्रकार से हमारे सामने जो चीज़ें हैं दोस्तों, वो कुछ मान करके चलिए। ज़ीरो के टाइम फ्रेम को हमने माना है कि यहाँ पे जो यीशु मसीह हैं, जो कि आपके जीसस के जो भगवान होते हैं, क्रिश्चियन के जो भगवान होते हैं, उनका जन्म हुआ करता है। उनसे पहले के टाइम फ्रेम को हम लोग बीसी और उनके बाद के टाइम फ्रेम को हम लोग एडी मानते हैं। क्लियर है? अब थोड़ा सा और आगे बढ़े दोस्तों, तो चीज़ें कुछ इस हिसाब से हमारे सामने दर्शाई जा रही हैं कि जब एंशियंट की शुरुआत होती है, पहले के टाइम में तो हमारे पास चीज़ें थी नहीं ना दोस्तों, कि यहाँ पर हमारे पास व्हाट्सएप है, हमें कोई सोर्स मिला होगा, हमें तुरंत हम मैसेज को फॉरवर्ड करेंगे, लोगों को करंट सिग्निफिकेंस दिखाएंगे। ऐसा हमारे पास कुछ हुआ नहीं करता था दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ अगर मैं सोर्सेज के बारे में अगर बातें करूं तो हमारा स्टोन होता था। और इसी स्टोन को लोगों ने स्टोन एज का नाम दे दिया। जहाँ से हिस्ट्री की शुरुआत हुई थी दोस्तों, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ पत्थर ही हुआ करते थे। पत्थरों के अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं हुआ करता था। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो हमारे पास इसी पत्थरों के विभाजन को लोगों ने पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक में तोड़ा है। ये पैलियो, मिजो, नियो, ये सब ग्रीक नाम है दोस्तों। पैलियो का मतलब होता है ओल्ड, मिजो का मतलब होता है मिडिल, और नियो का मतलब होता है न्यू, और लिथिक का मतलब स्टोन। तो न्यू स्टोन एज, मिडिल स्टोन एज, ओल्ड स्टोन एज, ये सारी चीज़ें इसी से ही दर्शाता है। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो ज़रा ध्यान दीजिएगा। अभी यहाँ पर 3 फेज़ मैंने बांट दिया है, और 3 फेज़ कहने का कुछ इस हिसाब से मतलब है कि यहाँ पर पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक का टाइम फ्रेम है।
अभी डेट्स को लेकर के नाम को लेकर के टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि वो सब यूपीएससी दोस्तों कभी सवाल पूछता ही नहीं है, सच्ची बता रहा हूँ। एंशियंट में टाइम को लेकर के घबराने वाली बात नहीं है दोस्तों। और घबराने वाली कहाँ बात है, मॉडर्न में बात है, लेकिन जब सूरज हो साथ तब डरने की नहीं है कोई बात, याद रखिएगा। सारी चीज़ें बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में यहाँ पर आप लोगों को मिलेंगी। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ूँ मैं, तो पहला यहाँ पर सिविलाइजेशन की शुरुआत, जिसको हम लोग आईवीसी कहते हैं, उसकी शुरुआत हो गई। उसी के साथ ही साथ जो हमारा वैदिक काल है उसकी शुरुआत, आगे बढ़े लेटर वैदिक काल है। हिस्ट्री में होता क्या है कि हम एक तो प्री टाइम होता है, एक मिडिल टाइम होता है और एक डिक्लाइन टाइम होता है। इस पीक टाइम को हम लोग ओरिजिनल नाम से जानते हैं, लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, इसका जो प्री टाइम होगा वो इस इवेंट से पहले की बातें कराएगा, और जो पोस्ट टाइम होगा वो इस पीरियड के बाद की बातें कराएगा। क्वेश्चन आते हैं कि व्हाट राइट अबाउट द प्री हिस्ट्री ऑफ आवर इंडिया, ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है, तो लोगों को पता ही नहीं होता है दोस्तों, तो वो चीज़ों को सही से नहीं करके आते हैं, फिर बाद में आकर के कहते हैं कि सर मेरा नंबर तो आया नहीं। इसी के बाद ही आगे बढ़ें तो लेटर वैदिक के बाद में हमारे पास चीज़ें कुछ इस हिसाब से आती गई कि हमारे पास महाजनपद का विकास होने लग गया। पॉलिटिकली इंटीग्रेट करने के लिए इसकी शुरुआत कराई गई। इसी के बाद में हमारे पास मॉडर्न आने लग गए, याद रखिएगा। उसी के बाद ही पोस्ट मॉडर्न टाइम आ गया। और जो जीरो पीरियड के बारे में बातें कर रहा था, तो वो जीरो पीरियड हमारे सामने पोस्ट मॉडर्न एज के बाद में आता है। उसी के बाद हमारे पास गुप्ता पीरियड है। उसी के बाद हमारे पास लेटर गुप्ता कह लीजिए, पोस्ट गुप्ता कह लीजिए। यहाँ तक आते आते हमारा एंशिएंट खत्म है। ये आखिरी लाइन है, इसके बाद एंशिएंट में नहीं जाना है। इसके बाद हमारा प्री मेडिवल का टाइम स्टार्ट होता है, फिर मेडिवल आता है, फिर प्री मॉडर्न एज आता है, फिर मॉडर्न आता है, फिर कहने का मतलब क्या है दोस्तों कि पोस्ट इंडिपेंडेंस आता है। तो ये टाइम हमारा कुछ इस हिसाब से चलता जाता है। एंशिएंट की जो चीज़ें हैं दोस्तों हमारे सामने सिर्फ इतनी ही है। अब मैं डेट्स का जो एक सिलसिला है उसको ख़त्म करवाता हूँ कि सर इतना कुछ तो बता दिया, डेट्स कैसे याद रखेंगे। देखिए दोस्तों, डेट्स तो आते ही नहीं है यूपीएससी में, लेकिन होता क्या है, एक आइडिया देने दीजिए कि अगर ओरिजिन से लेकर के 10,000 साल तक के बारे में अगर मैं बातें करूँ तो वो पैलियोलिथिक का आता है। 10,000 से लेकर के 8,000 का जो टाइम फ्रेम आता है वो मेसोलिथिक का आता है। 8,000 से लेकर के 3,000 तक का जो टाइम फ्रेम आता है वो नियोलिथिक का आता है। 3,000 के बाद में हमारे पास आईवीसी का जो टाइम आता है वो 2500 का आता है। दोस्तों घबराने वाली बात नहीं है, पहले ही बता दूं, क्योंकि किताबों में 2500 भी दिया हुआ है, किसी किसी किताबों में 2600 भी दिया हुआ है, किसी किसी किताबों में 2700 भी दिया हुआ है। आप लोगों का मन करे तो आप लोग मज़े करने के लिए इसमें ये भी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। तो एंशंट में तो 100, 200, 1000 साल आप ऐसे भी खा सकते हैं, कोई आपको कुछ कहने आएगा नहीं, क्योंकि जब हमारे हिस्टोरियंस नहीं पता लगा पाए तो दोस्तों कोई गलत कर ही नहीं सकता इन सारी चीज़ों को। क्लियर है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो 2500 से लेकर के 1500 तक का टाइम फ्रेम हमारा वैदिक का आता है। वैदिक के बाद में हमारा 1000 का जो टाइम फ्रेम आता है, ये सारी चीज़ें बीसी में चल रही हैं, याद रखिएगा। ये 10,000 बीसी, 8,000 बीसी, 3,000 बीसी, 2500 बीसी, 1500 बीसी, ये सब बीसी में ही चीज़ चल रही हैं चीज़ें। उसी के बाद 1000 का टाइम फ्रेम आता है लेटर वैदिक का। 500 या फिर लिखने का मन हो तो 600 बीसी लिखिए, वो आता है जनपद का टाइम, महाजनपद का टाइम, जिसमें हमारे बौद्धिज्म होते हैं, जिसमें हमारे जैनिज्म होते हैं। क्लियर है। इसी के बाद ही मॉडर्न की बातें करें दोस्तों तो 325 बीसी के अराउंड इनकी शुरुआत होती है और 185 के अराउंड ये डिक्लाइन हो जाते हैं। दोस्तों ये टाइम देख रहे होंगे कुछ उल्टा चल रहा है, पहले बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर जीरो, और फिर यहाँ से छोटा छोटा फिर बड़ा बड़ा करने मतलब होने की नंबर आप लोग देख पा रहे होंगे। तो ज़ीरो का जो टाइम फ्रेम होता है दोस्तों वो पोस्ट मॉडर्न एज की बात खत्म हो जाता है। इसी के बाद में हमारा गुप्ता फ्रेम आता है। तो गुप्ता के बारे में अगर मैं बातें करूं दोस्तों तो वो 320 के अराउंड शुरू हो करके और हमारा 550 के आसपास में ख़त्म हो गया था। ये दोनों एडी में है हमारे पास। क्लियर है। अब इसके बाद क्या करना है, आप लोगों को कुछ इस तरह से हंसना है और इस पेज को स्क्रीनशॉट लेना है, क्योंकि जो हमारा एंशिएंट है दोस्तों वो यही है। क्लियर है। यहाँ पर जो चीज़ें हैं
इतनी ही हमारी एंशियंट इंडिया है। और किसी भी किताब में पलटिए, यूपीएससी के सिलेबस में पलटिए, इससे बाहर की चीज़ें आप लोगों के सामने नहीं आएंगी दोस्तों। अब हमें करना क्या है, ज़रा ध्यान दीजिए। कुछ इस प्रकार अपनी चीज़ों को रखना है। एक एक टॉपिक को घुस करके पढ़ने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। मैं आप लोगों को बताऊं तो, क्योंकि हम लोग यहाँ यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हर किसी को पता है कि जो एक पढ़ाई करने का तरीका है, जो एक कहने का मतलब क्या है, किताबें वगैरह हैं, रिसोर्सेज वगैरह हैं, वो सभी के पास है दोस्तों। हम ऐसा क्या करें जो सबसे अलग हो और सबसे मतलब हटके हो और चीज़ें हमें सफलता जल्दी मिले। इसके लिए मेरे द्वारा जो बैच है वो क्रिएट किया गया है। और मेहनत तो लगती है दोस्तों, चाहे स्टूडेंट हो, टीचर हो, इनकी मेहनत लगती है। तब जा कर के जो एक कह सकते हैं एग्ज़ाम में जो रिज़ल्ट है वो देखने को मिलता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने इन सब का स्क्रीनशॉट ले लिया हो, और मैं चाहता हूँ कि इसी टाइम टेबल को, इसी नंबर लाइन को आप लोग बार बार करके लिखते जाइए, दोहराते जाइए और चीज़ों को याद करते जाइए। अब हम क्या करेंगे, जिस तरह से अभी आपने जैसे हिस्ट्री की शुरुआत करी तो बहुत क्वेश्चन आते हैं, सर नोट्स कैसे बनाए, ये वो रनिंग नोट्स बनाने हैं या नहीं। जैसे कि ऑफलाइन क्लासेस लेता था और तब जो चीज़ें मेरे सामने सबसे पहले क्वेश्चन यही पूछी जाती थी। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है दोस्तों, मन करा तो बनाइए, नहीं मन करा तो आप लोगों को नोट्स मिल जाएंगे। इसी के बाद ही मैं आप लोगों को कहूँगा, कीवर्ड्स के तौर पे बनाइए नोट्स को, और कीवर्ड्स के फॉर्म में ही इसको रखते जाइए। अब चलिए चीज़ों की शुरुआत कराने दीजिए, एंशिएंट की शुरुआत कराने दीजिए। देखिए, एंशिएंट की शुरुआत सोर्सेज से होती है। कौन सी किताबें पढ़ें, एनसीईआरटी पढ़िए दोस्तों, और उसी के साथ ही मेरे द्वारा जो नोट्स दिया गया है उसी को पढ़िए। और जो डाउट्स आते रहेंगे वो लाइव इंटरेक्शन में जो चीज़ें हैं, लाइव क्लासेस जब मैं लूँगा तब आप लोगों के साथ में इंटरेक्ट कर करके हर एक चीज़ को एक क्वेश्चन डाउट के तौर पे चीज़ों को आगे बढ़ाऊँगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे सामने कुछ कुछ जो सोर्सेज आते हैं वो पोट्री आते हैं। ये शॉर्ट फॉर्म में मैं लिखता जाता हूँ, धीरे धीरे इसकी आदत पड़ जाएगी, टेंशन मत लीजिएगा। इसी के साथ ही कॉइन्स आते हैं दोस्तों, इसी के साथ ही हम कह सकते हैं इंस्क्रिप्शन आते हैं दोस्तों, इसी के साथ ही बुक्स और वर्क्स आते हैं, किसने किस मतलब कौन सी जो किताबें हैं किसके द्वारा लिखी गई। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा एंशिएंट से पूछा जाता है। अब क्या करना है, हमें इनमें एक एक करके घुस करके देखना है, और ये जितने भी नंबर लाइन में कहीं पर भी पोट्री का यूज़ हुआ है, पोट्री की चीज़ें सामने आ रही हैं, तो वो कौन से फॉर्मेट में हुआ, किस एरा में कौन सा हुआ करता था। तो दोस्तों, एंशिएंट में हमारे पास मात्र 4 ऐसे पोट्री के टाइप्स हुआ करते थे जो उभर करके आए थे। ये पोट्री है, POTTERY। ये शॉर्ट फॉर्म में लिखता रहता हूँ, आप लोग इसको आराम से लिखते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। पहला हमारे पास रेड ब्लैक करके एक पोट्री आया था, क्लियर है। ये हमारा आईवीसी के दौरान में हुआ करता था, और उसी के साथ ही अगर देखा जाए तो मेगालिथिक एज में, चाल्कोलिथिक एज में चीज़ें हमारे सामने दर्शाई गई थी। उसी के बाद ही पेंटेड ग्रे वेयर के नाम से एक पोट्री उभर करके आई थी। ये ग्रे है दोस्तों, स्पेलिंग वगैरह की दिक्कत मत लीजिएगा, मैं चीज़ों को क्लियर बोल रहा हूँ और चीज़ों को समझते जाइएगा। तो पेंटेड ग्रे वेयर आता है, ये हमारा वैदिक एज में देखा जाता है। तीसरे नंबर पे हमारे सामने NBPW के नाम से एक आप कह सकते हैं कि पोट्री आता है, और इसमें क्या दर्शाया जाता है कि ये जो टाइम फ्रेम है वो महाजनपद का टाइम फ्रेम हुआ करता है, वो मुगल का टाइम फ्रेम हुआ करता है। इसी के साथ ही रेड वेयर के नाम से एक पोट्री आता है, वो पोस्ट मॉडर्न और गुप्ता काल में दर्शाया जाता है। क्लियर है ये सारी चीज़ें। यहाँ पर NVPW दोस्तों एक शब्द आया है, इसका फुल फॉर्म कुछ इस तरह से होता है, उसको हम लोग नॉर्दर्न ब्लैक पेंटेड वेयर के नाम से जानते हैं। क्लियर है। तो पोट्री पर जो सवाल है, अभी भी इस पर अगर कोई डाउट होगा तो पूछते जाइएगा और इसको आराम से समझते जाइएगा दोस्तों। वीडियो को पॉज कर कर के बार बार देखिए, क्योंकि शुरुआत का टाइम है, मेरे से अभी पहली क्लास है, तो इतना बॉन्ड
आई होप बन रहा होगा कि चीज़ों को आप लोग आराम से समझ सकते होंगे। इसी के साथ ही दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए सवाल कैसे आते हैं कि आईवीसी के दौरान में किस फॉर्मेट की पोट्री उभर करके आती है, तो वहाँ पर रेड ब्लैक आता है। मॉडर्न काल में कौन सा आता है, गुप्ता काल में कौन सा आता है, वो सारी चीज़ें यहीं से दर्शाता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास कॉइन्स आता है। कॉइन्स पर अगर मैं बातें करूं दोस्तों, सिक्कों पर बातें करूं, तो हमारे सामने पूरे एंशिएंट में ये भी चार देखा गया है। किस किस टाइप के, ज़रा ध्यान दीजिएगा। एक सिल्वर पंच मार्क के नाम से कॉइन आती है, ये हमारा मॉडर्न टाइम में देखा जाता था। उसी के साथ ही कुछ कुछ जो कॉइन्स हुआ करते थे, जिनके ऊपर नेम हुआ करता था, फेस हुआ करता था, बन करके आया, वो हमारे पास इंडो ग्रीक्स के टाइम पे शुरुआत की गई थी। गोल्ड कॉइन्स के बारे में अगर मैं बातें करूं दोस्तों, तो गोल्ड कॉइन्स पर कंफ्यूज होते हैं लोग कि कुषाण का भी नाम आता है, गुप्ता का भी नाम आता है दोस्तों। तो याद रखिएगा, अगर सबसे ज़्यादा गोल्ड कॉइन के बारे में अगर मैं बातें करूं, एक तरह से एक कह सकते हैं कि लार्ज स्केल की बातें हो रही हैं, या फिर आप आइडिया लगा सकते हैं कि बहुत ज़्यादा सोना है, वो हमारा गुप्ता पीरियड को कहते थे। लेकिन आप इंडिया में गोल्ड कॉइन्स की लाने की जो शुरुआत है वो कुषाण के द्वारा की गई थी। गुप्ता काल और कुषाण का जो गोल्ड हुआ करता था, उसमें एक कॉमन फैक्टर ये हुआ करता था कि कुषाण के जो गोल्ड हुआ करते थे वो ज़्यादा प्योर हुआ करते थे। क्लियर है? और लेकिन ज़्यादा गुप्ता पीरियड में हुआ करते थे। आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लैंड ग्रांट्स पर बातें की जाती है। लैंड ग्रांट्स पर बातें की जाती है कि अगर सपोज करिए कोई राजा है, इसको कोई चीज़ें पसंद आई, तो उसने एक ज़मीन का एक भाग ही किसी को दे दिया। तो ये सबसे ज़्यादा कहाँ देखा जाता था? लोगों को जैसे लैंड ग्रांट्स हुआ करता था, वो ब्राह्मण्स को हुआ करता था, वो बुद्धिस्ट मॉन्क्स को हुआ करता था। ये हमारा सातवाहन डायनेस्टी में सबसे ज़्यादा देखा जाता था। इसी के साथ ही आगे बढ़ते हैं। तो जो फीडवल प्रैक्टिस हुआ करता था, ये फीडवल क्या है, फीडवलिज्म क्या है, ये मैंने मॉडर्न इंडिया की क्लास में काफ़ी अच्छा बता रखा है। फीडवलिज्म पर जब बातें होती हैं तो वो हर्षा के द्वारा, मतलब हर्षा के टाइम फ्रेम में सबसे ज़्यादा दर्शाया जाता है। आगे बढ़ते हैं इंस्क्रिप्शंस पर। इंस्क्रिप्शंस पर अगर मैं बातें करूं दोस्तों, तो मेरे सामने कुछ इस तरह से चीज़ें आएंगी। लिमिटेड है, 8 इंस्क्रिप्शन है हमारे पूरे एंशिएंट इंडिया में दोस्तों, इससे ज़्यादा नहीं है। 9वां आप लोगों के सामने उभर करके नहीं आएगा, इसकी गारंटी मैं यहाँ लेता हूँ। तो 8 है, लिमिटेड है, सिंप्लीफाइड है। तो हमारा यूपीएससी अखाड़ा का जो टाइम वो है, एक लोगो है, स्लोगन है, वो आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि हम रेलिवेंट, क्वालिटी और सिंप्लीफाइड की ही बातें करते हैं दोस्तों। इंस्क्रिप्शन में पहला नंबर पे हमारे पास अयोध्या इंस्क्रिप्शन आएगा। अयोध्या इंस्क्रिप्शन वो पुष्यमित्रा शुंगा के द्वारा बनवाया गया था। दूसरे नंबर पे हमारे पास जूनागढ़ का आया था। जूनागढ़ का इंस्क्रिप्शन आया था, वो हमारे पास रुद्रमान के द्वारा बनाया गया था। अभी ये सब कौन है, कैसे है, कहाँ से कहानी में आ रहे हैं, हमें तो समझ नहीं आ रहा सर, आप ये क्या करवा रहे हैं। याद रखिए दोस्तों, ये जो चीज़ें हैं मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, अभी सारी चीज़ें मुझे करवा लेने दीजिए, बाद में एक एक करके इन पर देखेंगे, जब बातें करेंगे कि ये इनका क्या सिग्निफिकेंस हुआ करता था हमारे हिस्ट्री में। अभी फ़िलहाल के लिए ये सारी चीज़ों को आप लोग ध्यान देते जाइए, चाहे एनसीईआरटी पढ़े हों चाहे एनसीईआरटी ना पढ़े हों, आराम से मेरी वीडियो को एंजॉय करते जाइए और सारी चीज़ों को समझते जाइए। तीसरे नंबर पे हमारे सामने इलाहाबाद का इंस्क्रिप्शन आता है। इलाहाबाद का इंस्क्रिप्शन क्या है, जिसको हम लोग प्रयाग प्रशस्ति भी कहते हैं, वो हमारा समुद्रगुप्त के द्वारा बनवाया गया था। और इसका जो जिक्र है वो हरिसेन के द्वारा यहाँ पर देखा गया था। बेसिकली इलाहाबाद को क्या कहते हैं, ओरिजिनली इट वॉज बिल्ट बाय अशोका, उसी के बाद ये वहाँ का एक भाग हुआ करता है, या फिर कह सकते हैं एक प्रयाग प्रशस्ति, एक उसका अलग छोटा सा डिपार्टमेंट हुआ करता होगा, तो वो हमारा समुद्रगुप्त के द्वारा बनवाया गया। उसी के साथ ही साथ कह सकते हैं कि इसी इंस्क्रिप्शन के पास ही इलाहाबाद पिलर के बारे में बातें कर रहा हूँ मैं। इलाहाबाद पिलर के बारे में बातें कर रहा हूँ मैं। तो इलाहाबाद पिलर बेसिकली अशोका के द्वारा बनाया गया था, और प्रयाग प्रशस्ति का जो पार्ट है वो हमारा समुद्रगुप्त के द्वारा बनवाया गया था। यहाँ पर एक और हमारे पास
जेहानगीर का इंस्क्रिप्शन आता है। स्पेलिंग याद रखिएगा, JEHANGIR, जेहानगीर का इंस्क्रिप्शन हुआ करता है। ये हमारा इंस्क्रिप्शन है, कहाँ है, कैसे है, सारी चीज़ें पता लग गई। इसका लैंग्वेज पूछता है, ये किस लैंग्वेज में लिखा गया है, तो दोस्तों ये पर्शियन लैंग्वेज में हमारे सामने लिखा जाता है। आगे बढ़ते हैं। चौथे नंबर पर हमारे सामने जो इंस्क्रिप्शन आ रहा है वो मेहरौली का इंस्क्रिप्शन आता है। ये चंद्रगुप्त टू, जिसको हम लोग विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं, वो इनके द्वारा बनाया जाता है। पांचवें नंबर पे हमारे सामने भिठारी इंस्क्रिप्शन आता है। भिठारी इंस्क्रिप्शन हमारा यूपी में है और ये शकंद गुप्ता के द्वारा बनाया जाता है। आई होप ये सारी चीज़ें आप लोग लिख रहे होंगे या फिर समझ रहे होंगे अच्छे से। छठे नंबर पे हमारे सामने ऐहोल का इंस्क्रिप्शन आता है। ये हमारा पुलकेशन टू के द्वारा बनाया गया था। इसी के बाद ही यहाँ पर क्यों ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हर्षा का भी जिक्र है दोस्तों। याद रखिएगा, एक शत्रु महान तभी होता है जब आपके हार जाने के बाद भी वो आपका नाम ले। तो यही चीज़ें पुलकेशन टू ने हर्षा के बारे में भी करवाया था, उसी की चीज़ों को आगे बढ़ाया था। और एक तरह से दुश्मन ही था, लेकिन एक उसको आइडियल मानता था। अब आगे बढ़े तो हमारे पास थोड़ा एक PUGA, जिसको हम लोग पुगालूर का इंस्क्रिप्शन कहते हैं। PUGA, पुगा, LUR, पुगालूर का इंस्क्रिप्शन है। ये हमारे पास दोस्तों, इसका जो टाइम फ्रेम हुआ करता है वो 1st सेंचुरी AD के अराउंड बनवाया गया था। और इसमें क्या कहा जाता है कि चेरा के 3 जनरेशन के बारे में बातें की गई है। 8वें नंबर पे आखिरी हमारे सामने मधुबन प्लेट इंस्क्रिप्शन आता है, जो कि हर्षा के द्वारा लिखवाया जाता है, मतलब बनाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें थी इंस्क्रिप्शंस के बारे में। अब इसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आते हैं बुक्स के ऊपर, वर्क्स के ऊपर। दोस्तों हमारे सामने कालिदास का नाम आता है, अश्वघोष का नाम आता है, शूद्रा का नाम आता है। तो ये कुछ इस प्रकार आता है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। कालिदास के बारे में क्या ही बताऊं दोस्तों, आप लोगों ने बचपन से ही सुना होगा कि उनकी गाथाएं कुछ अलग हुआ करती थी। तो कालिदास के बारे में उनकी जो किताब है दोस्तों, वो कुछ पहले इस तरह से हुआ करती थी। उसको हम लोग मालविका अग्नि मित्रा के नाम से जानते हैं। स्पेलिंग याद रखिएगा, याद ध्यान दीजिएगा, MALVIKAGNIMITRA, मालविकाग्नि मित्रा। क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ ही अभिगयान शकुंतलम के नाम से एक किताब आती, वो इनके द्वारा लिखवाई जाती। इसी के साथ ही हमारे पास विक्रमो वर्ष्य के नाम से एक किताब आती है दोस्तों, VIKRAMORVASHIYA। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। इनके द्वारा पोएम्स भी लिखी गई थी, जिसमें ऋतु संहार का नाम आता है, मेघदूतम का नाम आता है दोस्तों, ये कुछ फेमिलियर नाम आप लोगों को लगा। रघुवंशम का नाम आता है, रघु RAGHUVANSHAM। उसी के बाद कुमार संभव का नाम आता है। तो ये कुछ इनके द्वारा रचनात्मक चीज़ें जो इनके द्वारा हमें मिली हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने दूसरे आते हैं अश्वघोष, जिनका नाम है। अश्वघोष ने बुद्ध चरिता लिखी थी, संस्कृत में लिखी थी। और दूसरी किताब हमारे सामने SAUNDAR, जिसको हम लोग प्रोनाउंस करने के लिए सौंदारानंदा के नाम से जानते हैं। SAUNDARA, सौंदारा, ANANDA, सौंदारानंदा के नाम से जानते हैं। तीसरे नंबर पर अगर मैं बातें करूं तो हमारे सामने बुद्धा घोष के नाम से एक किताब आती है। ये किताब नहीं आती है, ये एक इंसान होते हैं, BUDDHAGHOSA, बुद्धा घोषा के नाम से एक आती है। उनके द्वारा हमारे सामने विष्णु VISHNU, विष्णु धीमगा MAGGA, विष्णु धीमगा, उनके द्वारा किताब लिखी जाती है। चौथे नंबर पे हमारे सामने विशाखा दत्ता आता है, VISHAKA
DADDA, विशाख दत्त के नाम से किताब आते हैं। ये हमारा किताब गुप्ता टाइम में लिखा था। इसके बारे में क्या कहा जाता है दोस्तों, इसमें मूद्र राक्षस एक कहानी है, वो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे लिखी गई थी। एक तरह से चंद्रगुप्त की ही कहानी उसमें दर्शाया जाता है। इसी के सामने हमारे सामने देवी चंद्रगुप्तम के नाम से एक किताब आई थी। और तीसरा हमारे सामने नाट्य दर्पण, NATYA, नाट्य DARPAN, नाट्य दर्पण के नाम से एक किताब आई थी। ये सारी चीज़ें हैं। अब आगे बढ़ते हैं। हमारे सामने अगले जो कवि आ रहे हैं उनको हम लोग भाषा के नाम से जानते हैं। इनके द्वारा जो किताब लिखाई गई थी वो SWAPNA, जिसको हम लोग स्वप्ना वासवदत्तम के नाम से जानते हैं। स्वप्ना SWAPNA VASAVADADDA। क्लियर है? काफ़ी अच्छा भी लगा मुझे याद करवा करके ये नाम। छठे नंबर पे हमारे सामने शूद्रका आते हैं, SUDRAKA, शूद्रका के नाम से आते हैं। इनके द्वारा जो किताब है दोस्तों वो मृच्छकटिका है। काफ़ी फेमिलियर नाम है, MRICHHAKATIKA, मृच्छकटिका एक किताब है, इनके द्वारा हमें मिली है। यहाँ पर चीज़ें क्या होती हैं दोस्तों, इस किताब में हमारे सामने वसंत सेना एक इंसान थे और उसके बाद ही एक चारुदत्ता, इनके द्वारा पहली बार में देखा क्या गया, हमारे इतिहास में एक लव स्टोरी आने की शुरुआत देखी गई। अगली जो किताब है इनके द्वारा जो लिखी गई उसको हम लोग पद्मा प्रभटिका के नाम से जानते हैं, PADMAPRABHITAKA, पद्मा प्रभटिका के नाम से हम जानते हैं। इसी के साथ ही तीसरी हमारे पास विनाशवा दत्ता के नाम से किताब आती है, VINASAVAVADATA। क्लियर है ये सारी चीज़ें? अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सातवें नंबर पर जो किताब है हमारे सामने वो बाण भट्ट का नाम आता है, बाण भट्टा का नाम आता है, आप लोगों ने सुना होगा। तो वो जो किताब है इन्होंने हर्षचरिता किताब लिखी थी, यानी हर्ष का जो एक कैरेक्टर के ऊपर किताब लिखी थी। उसी के साथ ही कदम्बरी एक किताब है, KADAMBARI, कदम्बरी भी एक किताब है, वो इनके द्वारा ही लिखवाई गई थी। इसी के साथ ही हमारे सामने हर्षा का नाम आता है और हर्षवर्धन के बारे में ही मैं बातें कर रहा हूँ दोस्तों। इन्होंने इनके बारे में कि तो क्या ही बताऊँ, ये राजा के साथ साथ दोस्तों एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट हुआ करते थे, पेंटर हुआ करते थे। तो जो एक राजा है वो पूरे क्रिएटिव है, तो हमें काफ़ी अच्छा लगता है कि ऐसे राजा भी हमें आज के टाइम में मिलने चाहिए, जो हर एक चीज़ को, हर एक सारी चीज़ों को काफ़ी अच्छे से समझ करके आगे बढ़ाएं। इनके द्वारा 3 प्लेज लिखी गई थी। पहला प्ले हमारे सामने प्रियदर्शनी के नाम से आता है। उसी के साथ ही हमारे पास नागा नंदा के नाम से आता है। तीसरा हमारे सामने रत्नावली के नाम से आता है। एक बार फिर से रिपीट करवाता हूं दोस्तों, प्रियदर्शनी, नागानंदा और रत्नावली, 3 इनके द्वारा प्लेज लिखवाई गई थी। आगे बढ़ते हैं। 9वें नंबर पे हमारे सामने डांडी आते हैं, DANDI। इनके आने के बाद में क्या देखा जाता है, इन्होंने DASA दशा कुमार चरिता, इनके द्वारा जो किताब है ये लिखी गई थी। 11th नंबर पे हमारे सामने 10th नंबर पे हमारे सामने भारवी आते हैं, BHARAVI, भारवी आते हैं। इनके द्वारा जो किताब लिखी गई थी वो किरतार, KIRTAR, किरतार जुनिया, JUNIYA, जुनिया दिखाई गई थी। इसमें क्या कहा जाता है दोस्तों कि ये जो कहानी है वगैरह, इन पे कभी क्वेश्चन आते नहीं हैं, बस आप लोगों को नाम से याद रखने की ज़रूरत होती है। मग, MAGH, मग के नाम से एक चीज़ें उभर करके आई थी। और यहाँ पर जो किताब आती है, मग के द्वारा जो किताब लिखी गई थी वो शिशुपाल वध, यानी शिशुपाल के वध के ऊपर कोई किताब होगी, वो इनके द्वारा लिखवाई गई थी। इसी के सामने भट्टी काव्य, भट्टी KBHATTI भट्टी काव्य के नाम से किताब उभर करके आई थी दोस्तों। 12वें नंबर पर अगर मैं बातें करूं तो हमारे सामने बिहाना आया था, BIHANA, बिहाना आया था।
यहाँ पर जो किताब लिखी गई थी वो विक्रम देव चरिता इनके द्वारा किताब लिखी गई थी, जो कि कह सकते हैं कि जो चालुक्य किंग है विक्रमादित्य सिक्स्थ, उनके बारे में यहाँ पर जिक्र है। आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं, आप लोगों को समझ आ रही होंगी। काल्हान का नाम आता है, काल्हान का नाम आता है, और काल्हान के बारे में क्या बताऊं, राजतरंगिणी। दोस्तों हमारे इतिहास में, इंडियन हिस्ट्री में ऐसी पहली किताब हुआ करती थी जो कि इंडियन ओरिजिन में रह करके लिखी गई थी, और वो कश्मीर में लिखी गई थी, और ये बेसिकली कश्मीर के ही राजाओं के ऊपर चीज़ें बताती है। तो काल्हान की जो राजतरंगिणी है वो काफ़ी फेमस भी है, और आप लोगों ने कभी भी सुना होगा या लूसेंट के पहले पहले किताब में लिखा होगा कि हु इज़ द नोन एज द फादर ऑफ आवर एंशंट हिस्ट्री अबाउट टॉकिंग अबाउट बुक्स एंड ऑल, तो काल्हान का नाम आता है दोस्तों। 14 नंबर पर अगर मैं बातें करूं तो हमारे सामने 14 नंबर पे हमारे सामने कुमंडका के नाम से एक शख्स उभर करके आते हैं, KUMANDAKA, कुमंडका। इनके बारे में क्या ही बताऊं दोस्तों, ये इनको हम लोग गुप्ता का चाणक्य के नाम से जानते थे। किस हिसाब से चाणक्य का जो इम्पोर्टेंस है आप लोग देख पाते होंगे, इवन सीरीज वगैरह भी, सीरियल वगैरह भी आता था। तो जो मौर्यन लोगों के चाणक्य हुआ करते थे, जिस हिसाब से ये गुरु हुआ करते थे, उसी हिसाब से गुप्ता के जो चाणक्य हुआ करते थे वो कुमंडका हुआ करते थे। इन्होंने क्या किया, इनके द्वारा एक पोइट्री लिखी गई थी जिसको हम लोग कविराज मार्ग कहते हैं। क्लियर है, KAVIRAGMARG, कविराज मार्ग इनके द्वारा एक पोयम है वो लिखी गई थी। इसके बारे में क्या कहा जाता है कि ये पहली हमारे पास कन्नड़ पोइट्री होती है दोस्तों। क्लियर है, तो ये सारी चीज़ें हैं। इसी के साथ ही साथ आगे बढ़ें तो जो कुमंडका है और जो कविराज मार्ग हैं, कुछ इस प्रकार चीज़ें हमारे सामने दर्शाई जा रही हैं कि यहाँ पर जो कुमंडका है इनके द्वारा नीतिसार लिखा गया था, और कविराज मार्ग है वो हमारा अमोघ AMOGHVARSHA, ये दोनों अलग अलग है दोस्तों। ये 15वें नंबर पे है, ये हमारा 14 नंबर पे है। एक बार फिर से बता दूं, कुमंडका जो कि गुप्ता के चाणक्य हुआ करते थे, उन्होंने नीतिसार लिखी थी, और जो हमारे अमोघ वर्षा हुआ करते थे, AMOGHVARSHA, अमोघ वर्षा हुआ करते थे, वो एक तरह से कह सकते हैं उन्होंने कविराज मार्ग लिखा था, जो कि कन्नड़ की पहली पोइट्री हुआ करती थी। आई होप अब कोई डाउट छोटा सा आ गया था, वो कंफ्यूजन वो क्लियर हो गया। अब इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास जो चीज़ें उभर करके आती हैं, अब ये जो राइटिंग्स हैं ये फॉरेनर्स के द्वारा लिखाया गया था, जैसे मेगास्थनीस हो गया, फा हेन हो गया, ह्यूंगसेंग हो गया, टीसिंग हो गया, हुईली हो गया, इनके द्वारा जो किताब है वो ज़रा ध्यान देते हैं। पहले हमारे सामने मेगास्थनीस आते हैं, इनकी जो किताब है दोस्तों वो इंडिका है, INDICA, जिसको हम लोग कहते हैं कि जिसके नाम पर इंडिया पड़ा, और जो सिग्निफिकेंस है वो यहाँ पर दर्शाता है। इस किताब में क्या दर्शाया जाता था कि जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, सोशल इकोनॉमिकल कंडीशन ऑफ द मॉरियंस के बारे में जो भी सारी चीज़ें हैं वो इसी किताब से हमारे सामने मिलती हैं। फिर उसके सामने प्लोटमी आते हैं, PTOLEMY, प्लोटमी आते हैं। ये इनके द्वारा जो किताब लिखाई गई थी वो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के नाम से एक किताब है, वो हमारे सामने आई थी। 2nd सेंचुरी के आसपास ये लिखी गई थी। अगले हमारे सामने फा हेन आते हैं, और इनके द्वारा जो किताब है वो फू क्यू की, ये स्पेलिंग है FOKUOKI, ये सारी चीज़ें लिखी गई। बेसिकली इस किताब में क्या कहते हैं कि जितने भी बुद्धिस्ट कंट्रीज़ हुआ करते थे उस टाइम में, उनका जो रिकॉर्ड है, क्योंकि ये ट्रैवलर थे, वो जगह जगह घूम करके देखते होंगे कि इंडिया में ये सारी चीज़ें हैं नहीं हैं, ये हमें बताते हैं। इसी के साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने फा हेन के बाद में ह्यूंगसेंग आए थे, और ह्यूंगसेंग के बारे में क्या कहा जाता है, इन्होंने CUKI के नाम से एक किताब है वो लिखी थी, SIUYUKI, CUKI। इसमें क्या देखा जाता है कि जितने भी हमारे सामने वेस्टर्न वर्ल्ड कहने का क्या मतलब, जितने भी हमारे सामने कंट्रीज़ हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, उनके बारे में इस किताब में लिखी गई थी।
आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने जो चीज़ें आ रही हैं वो इत्सिंग के नाम से एक ट्रैवलर हुआ करते थे। इन्होंने क्या देखा कि इन्होंने अपनी किताब में लिखी कि जितनी भी सारी चीज़ें हैं, जितनी भी सारी चीज़ें हैं, चाहे बुद्धिस्ट मतलब बौद्ध धर्म के बारे में अगर मैं बातें करूं तो जो प्रैक्टिस हमारा इंडिया में चलता था, मलय रीजन में होता था, उनके बारे में इन्होंने किताब लिखा। कब लिखा दोस्तों? 7th सेंचुरी में लिखा, और ये इन्होंने श्रीगुप्त का टाइम फ्रेम उस टाइम में चल रहा था। अब इसी के साथ ही अभी फा हेन का जो इम्पोर्टेंस है, ह्यूंग सेंग का जो इम्पोर्टेंस है, प्रीलिम्स के हिसाब से सिर्फ इतना मैं बता दूं कि फा हेन पे क्वेश्चन आते हैं कि इन्होंने ये पहली बार जब आए थे तो हमारा विक्रमादित्य के टाइम पर आए थे फा हेन। ह्यूंग सेंग हमारा हर्षवर्धन के टाइम पे आए थे। तो एच से एच को याद रखिएगा और चीज़ों को आगे बढ़ाते जाइएगा। HWUILI, यूली करके एक अनदर हमारे पास फॉरनर आए थे। इन्होंने क्या लिखा कि ह्यूंग सेंग के लाइफ पर एक किताब लिख दी, और ये सारी चीज़ें इनके बाद में जो हमारे फॉरेन राइटर्स हैं वो कहानी इतनी ही हुआ करती थी दोस्तों। इसी के साथ ही साथ हमारे सामने साउथ इंडिया के बारे में मैं बातें करूँगा, संगम लिटरेचर के बारे में बातें करूँगा, किस हिसाब से चीज़ें हमारे जो चीज़ें हैं साउथ में भी देखी जाती थी, किस तरह से पहला संगम, दूसरा संगम, तीसरा संगम हमारे सामने उभर करके आया था। तो संगम लिटरेचर के बारे में बातें हो रही हैं, और संगम लिटरेचर के बारे में बातें होते होते हम कह सकते हैं कि सेकुलर हुआ करती थी ये जगह, क्योंकि बेसिकली संगम एक कहने का मतलब क्या है कि जहाँ से अलग अलग एरिया के लोग हमारे पास मिलेंगे और एक इवेंट करेंगे, एक कवि महोत्सव टाइप करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। कहाँ पहली बार हुई, दूसरी बार हुई, तीसरी बार ही हुई, ये सारी चीज़ें अब मैं अगली क्लास में बताऊंगा दोस्तों, क्योंकि आज की क्लास में शुरुआत का हमारा टाइम फ्रेम है, थोड़ा आराम से ही लेकर के जा रहा हूँ, और हमारे सामने एशियंट का टाइम फ्रेम है, वो आने वाले बहुत कम दिनों में ही चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, इसकी टेंशन मत लीजिएगा। तो ये सब कुछ है, आप लोगों के द्वारा चीज़ें पसंद की जा रही हैं, इन सब के लिए दिल से शुक्रिया। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू और जय हिंद।